हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई तो अच्छी कर ही रहे होंगे। इसमें तो कोई दो मत की बात है नहीं, ठीक है ना। पढ़ाई अच्छे से ही करनी है और बिना अपना अपन समय वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन में आगे। अब हम क्या निकालने वाले हैं, एक सीधे तार, एक कोई वायर है, एक कोई तार है, इससे r दूरी पर स्थित एक कोई बिंदु P है। इस P बिंदु पर इस सीधे वायर के कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, इसके चारों तरफ एक एम्पियर लूप, जैसे हम गॉसियन सरफेस लेते थे किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, यहाँ हम क्या लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ लेते थे। यहाँ हमें कौन सा पृष्ठ लेना पड़ता है, एम्पियर पृष्ठ। कौन सा, एम्पियर पृष्ठ है ना, एम्पियर पृष्ठ है वो हमें गॉसियन सरफेस की जगह यहाँ एम्पियर सरफेस लेना पड़ता है, जो कि हम एज्यूम करके चलते हैं बस, ठीक। और इसकी एक मान ले रहे हैं, इसकी एक लंबाई जो है dl लेंथ पर हमें इसके वायर के कारण विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे इससे, वो हम निकालेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, B डॉट dl इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई। बी डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई। बी डी एल की जगह यहाँ क्या आता है, बी डी एल कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट लेते हैं हम, कॉस थीटा। कॉस थीटा कंपोनेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि जो बी और डी एल है, बी और डी एल है, यह इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। और जिनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है 11वीं की पढ़ाई, उसमें क्या आता है, cos थीटा। और जिन दो क्वांटिटी के बीच में यदि क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उनमें वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वह होती है सदिश राशि। वह कौन सी होती है, सदिश राशि। और उनमें क्या आता है, वी आर साइन थीटा आता है। ये 11वीं की पढ़ाई है, थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया। बी और डी एल के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा, मतलब कि ये कौन सी राशि होगी, यह एक सदिश राशि होगी, ठीक। तो बी डी एल cos थीटा इनटू म्यू नॉट आई। अब cos थीटा क्या है, बी और डी एल के बीच का एंगल। अब बी और यदि आप डी एल को देखो तो बी क्या है, यदि ये क्या है, यदि मान के चलिए इसमें करंट जा रहा है, यदि इसमें करंट जा रहा है तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये देखो, ये रैप नियम ये अपन लगाया था ना दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। ये देखो क्या होगी, ये होगी दिशा, ये होगी ना। और इसकी लंबाई यदि ये है तो डीएल की डायरेक्शन भी ये होगी, और जो कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। और यदि बी और डीएल दोनों की दिशा एक होगी, दोनों समान दिशा में, दोनों समान दिशा में है, यदि ऐसी स्थिति आएगी तो जो थीटा है समान दिशा में कितना होगा, समान दिशा में 0 डिग्री है ना, दोनों के बीच एक ही साइड जा रहा है, 0 डिग्री का एंगल। और इस स्थिति में cos 0 क्या होता है, बना आता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, चक्रोज इंटीग्रेशन होता है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो ये आ जाएगा b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। तो b तो आ गया बाहर, अब यहाँ बचा dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। अब dl ये dl ये dl ये dl 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 को जोड़े तो ये पूरा सर्कल का जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस या परिधि मिलेगी ना हमें वृत्त की। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, वो होती है 2 पाई r। और यहाँ आ गया म्यू नॉट इंटू आई। तो b बराबर क्या आ गया, b बराबर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। और ये छोटा सा डेरिवेशन था अपना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक वायर के कारण r दूरी पर, एक r दूरी पर यदि एक वायर से कोई बिंदु रखा होगा तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी मेरे भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये छोटा सा डेरिवेशन था, इंपॉर्टेंट है यदि, और आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ये लगने वाला है, इसीलिए मैंने आपको कराना जरूरी समझा, ठीक है ना। उम्मीद है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हम यदि देखते हैं कि ये क्या है, ये मेरी धारावाही परिनालिका है। अच्छा, इसकी क्या विशेषता होती है भाई साहब धारावाही परिनालिका की, कि इसकी एक विशेषता होती है कि मान के चलो कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वह इसके बाहर तो क्या बनाती है, एक घर, लेकिन इसके अंदर
इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती है। यह विशेष ध्यान रहे, यह विशेष ध्यान रहे, इसे हम सोलेनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड या धारावाही परिनालिका। तो धारावाही परिनालिका या फिर हम देखें सोलेनोइड, तो इसके अंदर SAN, इसके अंदर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, एकदम कांस्टेंट होती हैं, एक समान विद्युत बल रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? एक समान। तो यही क्वेश्चन बन गया आपका कि जो धारावाही परिनालिका होती है उस परिनालिका के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो कैसी होती है? एक समान होती है। बाहर तो कर्व के फॉर्म में होती है, मुड़ी हुई होती है, लेकिन उसके अंदर कैसी होती है? हर एक बिंदु पर समान होती है। हर एक धारावाही परिनालिका के अंदर हर एक बिंदु पर जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो समान होती हैं। आई बात समझ में? चलो, तो हम मान के चलो कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम, उससे होकर हम एक क्या करते हैं, अपना एम्पियर पृष्ठ, एम्पियर सरफेस हम एज्यूम कर लेते हैं, जो है A, B, C और D। और ये जो हमने पृष्ठ एज्यूम किया है, इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो हमने L मानी है, उसकी चौड़ाई X मानी है। चौड़ाई का तो ऐसे कोई काम नहीं है, लंबाई का जरूर काम होने वाला है। तो हमने ये जो लंबाई जो मानी है, जो हमने सरफेस माना है, इसकी लंबाई हमने क्या मानी है? L। और इस लंबाई से होकर जाने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमने क्या मानी है? सॉरी, इस लंबाई से होकर जाने वाली जो फेरों की संख्या है वो हमने क्या मानी है? N मानी है। इस लंबाई से होकर जाने वाली फेरों की संख्या हमने N मानी है। तो N क्या होगा? N होगा कुल फेरों की संख्या कैपिटल N बटे कुल लंबाई L और कुल फेरों की संख्या जो इससे होकर जाए। समझ रहे हो ना? मान के चलिए कि हमने ऐसा एक सरफेस माना है, ऐसी एक हमने कुछ माना है, ऐसे एक हमने पृष्ठ ले लिया है, और उससे होकर ये विद्युत बल रेखाएं कैसे जा रही है? उससे होकर ये सोलेनोइड जो है मतलब इसके फेरे कैसे जा रहे हैं? इसकी परिनालिका के फेरे उससे होकर कुछ इस प्रकार से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे उसको पार करते हुए जा रहे हैं, ऐसे उसको पार करते हुए उससे होकर वो फेरे जा रहे हैं। समझ में आया? कुछ भाग उसके ऊपर भी है, कुछ परिनालिका के ऊपर भी है। और जो n क्या है? स्मॉल n क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाले फेरों की संख्या। प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाले फेरों की संख्या क्या है? स्मॉल n है। तो कैपिटल N क्या है? कुल फेरे। कैपिटल N क्या है? कुल फेरे। और उसकी संख्या, उसकी कुल लंबाई कितनी है? L। लंबाई कितनी है? स्मॉल L। उम्मीद है इतना तो आपको जरूर समझ में आया होगा। अरे क्यों नहीं आएगा भाई? जरूर आएगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं जब अपन सर, तो समझ में तो आपको आएगा ही। बिल्कुल। चलिए अब आगे देखते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? एम्पियर के परिपथीय नियम क्या कहता है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जरूर याद होगा। ये क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो लाइन इंटीग्रल होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो लाइन इंटीग्रल होता है, मतलब जो रैखिक समाकलन होता है, वह म्यू नॉट गुना होता है किसके? धारा के लिए। तो अपन को पता होगा। लेकिन अब हम जो लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, वो पहले हम A से B तक का लेंगे, फिर B से C तक का लेंगे, फिर C से D तक का लेंगे, फिर D से A तक का लेंगे। समझ में आया? तो हम लाइन इंटीग्रल लाइन के सापेक्ष लेंगे ना, नहीं तो वो तो यदि हमने पूरे ABCD के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन कर दिया, किसका? चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन यदि हमने ABCD के सापेक्ष कर दिया, तो भाई वहां तो एम्पियर लॉ लगेगा ही नहीं, क्योंकि एम्पियर लॉ तो रैखिक समाकलन में लगता है, पृष्ठीय समाकलन में नहीं लगता। तो हमें इसका रैखिक समाकलन करना होगा। पहले हम समाकलन करते हैं A से B इंटू BDL cos थीटा, फिर हम करते हैं कहां से? B से C कर दे, यदि देखें तो B से C कर दे BDL cos थीटा, प्लस अब कहां से कहां कर दे? C से D कर दे, C से D BDL cos थीटा, प्लस यहां हम अब A से D कर दे BDL cos थीटा, जो कि बराबर आएगा किसके? म्यू नॉट और IN क्यों ले रहे हैं? IN क्या है? IN वह करंट है
जो कि हर एक फेरे से होकर निकल रहा है। IN क्या है? वह करंट है जो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आने वाले हर एक फेरे से होकर कर जाने वाला फेडरिंग करंट, कल बताया था ना फेडरिंग, वही करंट है जो इसके प्रति एकांक लंबाई से होकर जा रहा है। वही कौन सा है? वही है हमारा IN। मतलब IN क्या है? यहाँ IN है I धारा इंटू में कुल फेरे। IN क्या है? IN है I धारा और यहाँ पर कुल फेरे, ये है IN। समझ में? पूरा करंट नहीं ले रहे हैं, पूरा करंट हम कौन सा करंट ले रहे हैं? वह करंट जो इनसे होकर जा रहा है, वह करंट जो प्रति एकांक जो यहाँ पर ये फेरे बने हुए हैं उनसे होकर जाने वाला करंट है IN। क्लियर है? इतना अपन को जोर देने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब देखो ए से बी यहां तक का हम क्या ले रहे हैं? ए से बी ये लंबाई ले रहे हैं ना, और विद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन है वह ये है, कितने डिग्री का कोण बना? क्या यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री बनेगा। यदि हम बी से सी की बात करें, बी से सी, तो यही इस लेंथ की डायरेक्शन है और यही विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन है, तो क्या यहाँ थीटा 0 डिग्री बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यदि हम सी से डी की बात करें तो सी से डी ये क्या है? ये लंबाई है, ये DL है, और ये क्या है? ये विद्युत बल रेखा है, तो क्या यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा? क्या यहाँ भी थीटा 90 डिग्री आ जाएगा? अब ये बात बताओ कि ए से बी, अच्छा ए से डी तक थीटा तो कितना है? थीटा तो ये देखो, ये मान के चलो इनकी रेखा है, इनकी थीटा तो मान लिया हमने कि 180 है। कितना है? 180। लेकिन क्या यहाँ से विद्युत बल रेखाएं होकर जा रही हैं? क्या यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं क्या यहाँ से होकर जा रही? क्या नहीं जा रही? तो क्या यहाँ B की वैल्यू 0 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? अब यदि यहाँ थीटा कितना है? 90, तो जो cos 90 होता है उसकी वैल्यू तो 0 होती है, तो क्या यह सारा का सारा 0 बन जाएगा? यदि यहाँ पर जो cos 0 है उसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो क्या यहाँ पर जो B से C का इंटीग्रेशन है वह भी DL आ जाएगा? क्या बिल्कुल आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? अब यदि हम यहाँ देखें तो C से D यहाँ भी cos 90 आ गया भाई, तो cos 90 ये भी चलो भाई अपने रास्ते से सारे के सारे सारा का सारा हटता जा रहा। यहाँ B 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी भाई साहब अपना 0 आ जाएगा, तो क्या यहाँ म्यू नॉट IN बचेगा? क्या यहाँ पर अब सिर्फ जगह तो लग रहा है मुझे कौन पड़ जाएगी। क्या यहाँ पर जो इंटीग्रेशन B से DL है भाई BC के सापेक्ष हो रहा है? क्या B तो भाई कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, और B से C इंटीग्रेशन करते हैं DL की, जो कि बराबर होगा अपना म्यू नॉट IN की। समझ रहे हो बातचीत? अब यहाँ DL जो है, अब DL यहाँ 2 पाई R नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो भाई हम सिर्फ ये DL ले रहे हैं ना, और इस DL को इनफाइनाइट बार जोड़ोगे तो क्या आएगा? L आएगा। DL हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी, हम किसकी बात कर रहे हैं? B से C। हम B से C की बात कर रहे हैं। यदि ये लंबाई L है तो B से C की लंबाई भी क्या होगी? ये B है, ये C है, B से C की लंबाई भी तो L होगी। तो जब मैं DL को इनफाइनाइट बार जोड़ दूंगा, अनंत बार जोड़ूंगा, तो मुझे ये लंबाई कितनी मिलेगी? L मिलेगी। तो क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि B, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि B DL का इंटीग्रेशन हो गया L इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू IN। क्या लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या IN I इंटू N है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर B इंटू L बराबर आ गया I इंटू N। बहुत विस्तृत चर्चा कर चुकी। क्या यहाँ से हम इस N की वैल्यू निकालें, तो स्मॉल n इंटू में L आएगी, स्मॉल n इंटू में L आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पर जो BL है I, और इस स्मॉल n की जगह पर क्या आ जाएगा? स्मॉल n की जगह पर आ जाएगा n इंटू में L। क्या आ जाएगा? n इंटू में L आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। जल्दी से बताओ कमेंट करके। बिल्कुल आएगा, है ना? ठीक। तो यदि यहाँ पर हम देखें L से L तो भाई साहब कैंसिल हो गया, L से L क्या हो गया? L से L हो गया हमारा कैंसिल। ठीक।
तो यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बी क्या आ गया, यहाँ पर बी क्या आ गया, म्यू नॉट कहाँ गया अपना। अरे भाई म्यू नॉट तुम क्यों भाग रहे हो, तुम क्यों इतना भाग रहे हो, तुम्हें तो हमने कहीं जाने के लिए बोला ही नहीं है। तो आई यहाँ एल से एल कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन इंटू में एल, क्या आ गया, म्यू नॉट एन इंटू में एल। तो क्या ये हमारे लिए आ गई, क्या यह आ गई, क्या यही एक परिनालिका, एक परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्या यही एक परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, बिल्कुल है। तो एक परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई, म्यू नॉट एन इंटू में एल। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये फिर से अभी हमें बहुत काम आने वाला है ये डेरिवेशन भी, तो आप जरूर इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। और अब तो समय ऐसा है कि समझने के साथ साथ अब हमें थोड़ा हजम भी करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अब समय अपने पास बहुत कम है। तो जल्दी से देख लें इसको, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, दो अनंत लंबाई के दो वायर लिए, I1 मान लो कि ये वायर ए है और ये वायर जो है वो भी है। अब वायर ए से बहने वाली जो धारा है, विद्युत धारा, वो हमने I1 मानी, और जो वायर बी है उससे बहने वाली धारा को हमने I2 माना। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने डी माना। क्लियर है ना। तो अब क्या होगा कि पहले वायर के कारण दूसरे वायर पर कोई बल का अनुभव भी करेगा, पहले वायर के कारण दूसरे वायर पर भी कुछ बल लगेगा। अब समझना, देखो हमने एक देखा था कि जब एक कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, जब एक कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर बल लगता है Q V क्रॉस B। इसी को हमने लिखा था Q V B साइन थीटा। क्या लिखा था, Q V B साइन थीटा। लेकिन यदि हम एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर भी एक फोर्स लगता है। यदि हम एक वायर को ही एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर भी फोर्स लगता है, जो होता है I L क्रॉस B। कितना होता है, I L क्रॉस B। इसी को हम लिख सकते हैं I L B साइन थीटा। अब देखो इसको प्रूव करने की आवश्यकता है नहीं, ये परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन यदि आप चाहो तो कमेंट करके बता देना, हम इसको भी प्रूफ करा देंगे कि एक वायर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स कितना लगता है, ILB साइन थीटा। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम I1 वायर के कारण, I1 तार के कारण क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो हमने अभी देखी। एक वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद आया कितनी होती है, B। और B किसकी होगी, फर्स्ट वायर की। फर्स्ट वायर ले रहे हैं, ये फर्स्ट वायर है। B1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, अभी बताओ कितनी होती है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। और आर की जगह हम क्या लेंगे, म्यू नॉट I1 लेंगे, I2 लेंगे, I1 लेंगे, पहले वायर के लिए ले रहे हैं, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर होती है। और हमने डिस्टेंस को मान लिया D, तो हम D ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब इसके यदि क्या हो रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है तो इस पर कितने भी बल का अनुभव हो रहा होगा, इस पर किसी बल का अनुभव हो रहा है, कितने बल का, इतने बल का। एक वायर है और ये जो वायर है B, दूसरा जो वायर है, सेकंड वायर जो है, यह फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड में है ना, चुंबकीय क्षेत्र में है ना, तो इस पर बल लग रहा होगा कितना, इतना बल लग रहा होगा। तो क्या इस पर जो I2 तार है ना पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर कितना होगा, I। अच्छा I किसका होगा, करंट किसका होगा, करंट तो इसको खुद स्वयं वायर का होगा ना, इसी वायर का होगा। कितना होगा, I
एल, एल की जगह पर जो लेंथ है वो एल ही रहेगी, एल लंबाई की वायर है। बी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किसकी मैग्नेटिक फील्ड में, पहले की मैग्नेटिक फील्ड में, किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, पहले की में, ये बस ये ध्यान रखने की जरूरत है, साइन थीटा, पहले की मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, ये बात बस ध्यान रखने की जरूरत है। तो F इक्वल टू आ गया I2 L और V1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी और इनटू में क्या है यहाँ साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। यदि हम यहाँ से L की यहाँ रखें, ये तो क्या निकल आया, ये जो फोर्स फील करेगा वो कितनी आई, F इज इक्वल टू कितनी आई, ये फोर्स अपनी आई है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई डी साइन थीटा, इतनी आई, आई कि नहीं आई। अब यदि हम देखें कि यहां पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाले, क्या निकाले कि ये पूरी लंबाई के लिए कितनी फोर्स फील करेगा, इतनी फोर्स फील करेगा। यदि हम पर यूनिट लेंथ निकाल लें, पर यूनिट लेंथ मतलब प्रति एकांक लंबाई पर कितना फोर्स फील करेगा, इस वायर की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण इस पूरे वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पूरे वायर पर इतना फोर्स लग रहा है, क्या हम इस प्रति एकांक लंबाई पर फोर्स निकाल सकते हैं, तो वो कितना आएगा F अपॉन में L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी इनटू में साइन थीटा। ये आ सकता नहीं, आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया कि इस वायर के कारण पर यूनिट लेंथ पर, इस वायर के कारण प्रति एकांक लंबाई पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इतना लगेगा। अच्छा यहीं से क्या आता है, यहीं से जो है हमारे 1 एम्पियर की परिभाषा भी निकल कर आती है, यहीं से 1 एम्पियर की परिभाषा भी निकल कर आती है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे निकल के आएगी, हमने देखा 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, यदि आपने देखा कि यहाँ पर यूनिट लेंथ है, इस पूरे की जब वैल्यू निकाली तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आती है 2 × 10 टू दी पावर 2 × 10 टू दी पावर -7, ठीक है ना। इस जब पूरी वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो वो वैल्यू कितनी आई 2 × 10 टू दी पावर 7। और यदि हम 1 एम्पियर की परिभाषा से देखें, एक एम्पियर, यदि हम 1 एम्पियर की परिभाषा देखें तो वो क्या होती है, यदि एक वायर के कारण दूसरे वायर पर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल हो गया तो ये F1 हो गया, L की जगह ये 1 हो गया और ये 2 × 10 टू दी पावर -7, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन आ गई। तो F इक्वल आ गया 2 × 10 टू दी पावर -7 न्यूटन। तो यहां से 1 एम्पियर क्या होगा, एक L लंबाई के वायर, एक अनंत लंबाई के वायर के कारण यदि एक अनंत लंबाई के वायर में इतनी विद्युत प्रवाहित की जाए, एक अनंत L लंबाई के वायर में इतनी विद्युत, इतना करंट I प्रवाहित किया जाए कि वह उसके सम्मुख रखे वायर के कितने प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल प्रत्यारोपित करे, 2 × 10 टू दी पावर -7 न्यूटन का बल प्रत्यारोपित करे, तो उस धारा के मान को ही हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। समझ में आया कि यदि हम एक L लंबाई, एक अनंत लंबाई, 2 अनंत लंबाई के हमने वायर रखे और 2 अनंत लंबाई में यदि एक अनंत लंबाई के वायर L, एक अनंत लंबाई के वायर में हम इतना करंट I प्रवाहित करें कि वह दूसरे वायर पर, किस वायर पर, दूसरे वायर के प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करे, तो वह धारा किसके बराबर होती है, 1 एम्पियर के बराबर होती है। उम्मीद है 1 एम्पियर बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है 1 एम्पियर भी, और ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा। इसमें इतनी धारा प्रवाहित करनी है कि इसके प्रति एकांक लंबाई पर 2⁻⁷ न्यूटन का बल लग जाए, तो इस धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। उम्मीद है आपको 1 एम्पियर, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे 1 एम्पियर की परिभाषा निकलती है। क्लियर है, उम्मीद है ये भी आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया हो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपना अगला व्यंजक की एक धारावाही कुंडली मान के चलो कि ये क्या है, ये ए बी सी डी, ये एक ए बी सी डी, ये क्या है, धारावाही कुंडली है जिसकी हमने लंबाई क्या ले ली, इसकी लंबाई हमने ले ली L और इसकी चौड़ाई हमने क्या ले ली E, ठीक है ना। तो एक L लंबाई और एक A चौड़ाई, L लंबाई और A चौड़ाई, A स्मॉल a, ठीक है। तो एक L लंबाई और A चौड़ाई की एक धारावाही कुंडली है जिसमें ये धारा की दिशा होगी, ये क्या होगी, धारा की दिशा, ठीक है ना। एक ए लंबाई, अब इसको यहाँ मान के चलो कहीं भी हमने पोटेंशियल से कनेक्ट, सेल से कनेक्ट करके रखा है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक। तो ए बी सी डी क्या है, एक कुंडली है जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l है, और जिसकी चौड़ाई a है, जिसे हमने क्या किया है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये मान के चलो दो चुंबक हैं N S, ये क्या है, दो चुंबक हैं, तो हमने इसे क्या किया है, एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। अब यदि इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो जैसे आपकी मोटर भी वर्क करती हैं, मान के चलिए कोई भी चीज है ये, अब यदि इसको मैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखूं, इसके दोनों साइड बड़े बड़े क्या लगा दूं, चुंबक, तो आपकी मोटर भी इसी सिद्धांत पे काम कर सकती है ना। खैर वो टॉपिक तो कटा है, उसका ज्यादा है नहीं, इस पर भी पर डिस्कस करेंगे। तो जब इसे एक समान दोनों चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्या करती है, घूमती है, ये क्या करती है, घूमती है, ये क्या करती है, घूमती है। और जब भी कोई चीज घूमेगी, जब भी कोई चीज घूमेगी तो उस पर क्या लगता है, उस पर टॉर्क लगता है, बहुत बड़ी टॉर्क क्या है, बलाघूर्ण। और कितना बलाघूर्ण लगेगा यही हमें निकालना है, तो चलिए ये निकालते हैं मिलके। तो जब मान के चलो यहाँ N यहाँ S, तो हमारी ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये क्या होगी, हमारे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है यहाँ से यहाँ। अब मान के चलो इसमें धारा की दिशा ये है, कल ही हमने देखा था, कल देखा था ना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग का बाएं हाथ FBI, याद है नहीं है, FBI क्या कहता था, FBI, ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा। तो ये देखो धारा कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स अंदर की साइड लगेगा, तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की साइड लगेगा, कुछ इस साइड इसमें फोर्स लगेगा। और मान के चलो ये क्या है, BD। अब BD में यदि हम देखें तो ये मेरे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा तो यही है, लेकिन क्या करंट ऐसा है, ये देखो करंट CD तार में करंट कैसा है, नीचे है, तो फोर्स बल कहाँ लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा, तो क्या ये ऊपर की साइड आएगी, फिर से देखते हैं, करंट ये देखो ऊपर जा रहा है, ये किसकी दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो बल अंदर की साइड लगेगा, अंदर की साइड लगेगा। मान के चलो ये है इस कुंडली की इस साइड की हम बात कर रहे हैं, इसमें करंट जा रहा है ऊपर, कहाँ जा रहा है, ऊपर, और ये करंट जा रहा है इसमें ऊपर, और यहाँ ये क्या जा रही है, इस साइड क्या जा रही है, इस साइड चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, तो ये देखो फोर्स कहाँ लगा, फोर्स इस साइड लगा, अंदर की साइड, तो ये ऐसी हो जाएगी, और इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की साइड लग रहा है, तो ये ऐसी घूम जाएगी, नहीं घूम जाएगी, ऐसी घूम जाएगी ना, थीटा एंगल से मान के चलो ये घूम गई। तो ये घूम गई तो सेकंड पोजीशन थोड़ा सा अब आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा, इसको ये क्या कर गई, ये घूम गई है ना, ये जो भाग है ये घूम के पीछे चला गया, ये इसके पीछे चला गया, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, 3D स्ट्रक्चर है, मैं 2D पर बना रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी BC, ये क्या हो जाएगी B और C, ये B या घूम के पीछे चला गया, ये B घूम के पीछे चला, समझ में आया, ये ऐसा था, ये ऐसा था, अब ये घूम के ऐसा हो गया, ऐसे हो गया ना अंदर की साइड, तो ये B कहाँ चला गया है, पीछे चला गया, और ये C कहाँ आ गया है, आ गया है, A पीछे चला गया है, और ये D जो है वो आगे आ गया है। कुछ बात समझ में आई नहीं आई। अब एक बात बताओ, इस पर फोर्स लगेगा यहाँ, तो क्या ऊपर और नीचे भी फोर्स लगेगा, क्या यहाँ ऊपर की साइड और यहाँ नीचे की साइड भी फोर्स लगेगा, क्या यदि हम देखें तो जो AB पर फोर्स है वो कितना लगेगा, जो AB वायर है इस पर फोर्स कितना लगेगा, याद करो, ILB sin थीटा, कितना लगेगा,
ILB sin थीटा। याद आया, एक किसी तार को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कोई फोर्स फील होता है, यदि उसमें से करंट बह रहा हो, तार में करंट बह रहा हो, उसको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसमें कितना फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगता है। अब यदि हम sin थीटा देखें तो sin थीटा क्या है, B और L के बीच में डायरेक्शन। अब लेंथ कहाँ मापते हैं, हम लेंथ मापते हैं जो कि करंट की दिशा होती है, तो करंट की दिशा क्या है, ऊपर है, करंट की दिशा कहाँ है, ऊपर है, और ये किसकी दिशा है, ये है, ठीक है ना, ये किसकी दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। यदि हम देखें तो L लंबवत है किसके, B के, अतः यदि L लंबवत होगा B के तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री आया यदि तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 आ जाती है। तो FAB पर फोर्स कितना लगेगा, ILB, साइन तो 1 हो गया, और कहाँ लगेगा, इनवर्ट, कहाँ लगेगा, इनवर्ट मतलब अंदर की ओर, कहाँ लगेगा, अंदर की ओर, कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। अब यदि हम देखें, यदि हम किसको देखें, यदि हम देखते हैं CD बार, इसको देखते हैं CD, तो CD पर फोर्स कितना लगेगा, CD पर भी यही फोर्स लगेगा, ILB sin थीटा। CD पर भी फोर्स कितना लगेगा, ILB sin थीटा। यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ देखो, यहाँ पर धारा जा रही है नीचे, और ये है मेरी किसकी, ये धारा नीचे जा रही है, तो यही लेंथ भी होगी हमारी, और लेंथ की डायरेक्शन होगी, यहाँ भी क्या, देखो ये किसकी डायरेक्शन होगी, ये लेंथ की डायरेक्शन होगी, और ये किसकी डायरेक्शन, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। ये एक दूसरे से कैसे, ये भी तो लंबवत है, यदि ये भी लंबवत होंगे तो यहाँ भी थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो मेरा FCD है ये भी आ गया ILB। लेकिन भाई साहब यहाँ देखो फोर्स कहाँ आ रही है, फोर्स कहाँ आ रही है, बाहर की साइड आ रही है, बाहर की साइड यहाँ, अंदर की साइड यहाँ, बाहर की साइड। ये तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक। तो यहाँ जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, वो लग रहा है बाहर की ओर, कहाँ लग रहा है, वो लग रहा है ना बाहर की ओर। अब यदि हम देखें तो इस पर भी कोई फोर्स लगेगी, किस पर, BC पर, और AD पर भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, BC भी, क्योंकि भाई उसमें भी धारा बह रही है, इसमें भी धारा बह रही है। लेकिन यहाँ देखो यही लेंथ की डायरेक्शन हो जाएगी, यही B की डायरेक्शन हो जाएगी, यही लेंथ की डायरेक्शन, यही B की डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन यही, B की डायरेक्शन यही। थीटा कितना लगा, थीटा लगा अपना 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे ही इस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। यदि किसकी बात करें हम, यदि हम बात करें FBC, किसकी बात करें, FBC, तो यहाँ भी क्या आएगा, ALB sin थीटा। लेकिन यहाँ देखो यही यदि लेंथ की डायरेक्शन है तो यही B की भी, यदि ये साइड धारा प्रवाहित हो रही है तो यही किसकी डायरेक्शन होगी, L की, और B की डायरेक्शन भी यही है, मतलब विद्युत बल रेखाएं भी यही जा रही है, लंबाई भी इसी साइड जा रही है। क्या इस कंडीशन में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, और यदि थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो BC वायर पर फोर्स लगेगा वो लगेगा 0। लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या ऐसे ही इसी प्रकार से AD जो है वहां पर थीटा कितना है, 180, AD वायर पर भी लगेगा ILB sin थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना है, 180, और sin 180 का मान, sin 180 का मान क्या होता है, मैथ वाले जल्दी बताएं क्या होता है भाई, वो भी 0 ही होता है। तो FAD पर भी बल कितना लगेगा, 0। तो FAD और FBC पर बल, अच्छा देखो आप खुद बताओ कि बल हमेशा किस साइड लगेगा, इस साइड और इस साइड, तभी वो ऐसे घूमेंगे, तभी वो है। अब सोचो यदि आप कि यहाँ भी बल लगे, इस पे भी, और ऐसे भी बल लगे, यहाँ भी बल लगे और ऐसे, तो ये घूमती घूमती ऊपर, ये घूमती घूमती नीचे, ये घूमती ऊपर, ये घूमती नीचे। अब मैंने बताया कि इसी सिद्धांत पर आपकी मोटर वर्क करती है। यदि ऐसा होता कि इस वायर पर भी लगता बल और इस वायर पर भी लगता बल, तो आपकी
आपकी मोटर ऐसे घूमते घूमते आगे जाती, ऐसे घूमते घूमते पीछे आती। ऐसा होता है क्या? नहीं, एक ही स्थान पर तो घूमती है ना। मोटर में जो पंख लगे होते हैं वो एक ही स्थान पर घूमते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें फोर्स क्या होती है? जीरो होती है ना। इसको ऊपर साइड कोई फोर्स ले जाती है ना नीचे साइड कोई फोर्स ले जाती है। ठीक है ना। अब यदि हम देखें, यदि यहाँ पर फोर्स लगा है, इस पर फोर्स लगा है अंदर की ओर, इस पर फोर्स लगा है बाहर की ओर, तो क्या ये थोड़ी बहुत घूम जाएगी? तो यदि हम सेकंड डेरिवेशन, यहाँ ये समझ में आया। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट इसी के आगे सेकंड डेरिवेशन पर चलते हैं और वहां पर आपको थोड़ी सी अपनी इमेजिनरी पावर जो है वो अच्छी करनी होगी। ठीक है, चलिए हम आप थोड़ी नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखें कि AB और CD पर फोर्स कितनी लगी? ILB। कितनी लगी? ILB। अब समझना, जो पहले हमने बनाया था यदि हम देख लें तो यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर वो एक कॉइल रखी हुई थी, है ना, और ये क्या कर गई थी? ये हमारी घूम गई थी। ये क्या कर गई थी? हमारी घूम गई थी। अब यदि हमें निकालना है क्या? टॉर्क आघूर्ण। हमें क्या निकालना है? बल आघूर्ण। क्या निकालना है? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? एक कोई भी फोर्स और उनके बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक कोई भी फोर्स, एक या तो ये ले लो या ये ले लो, तो एक कोई भी आइदर फोर्स इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना। तो एक फोर्स तो हमें मिल गई, एक फोर्स हमें कौन सी मिल गई? ILB। अब हम देखते हैं कि भाई देखो, पहले की कंडीशन क्या थी? अब वो घूम के पहले इस स्थिति में थी, अब वो घूम के आ गई है ऐसी। तो ये जो दूरी होगी, मतलब कि ये हम ऐसी दूरी देखें और हम देखें ऐसी दूरी, इनके बीच की जो दूरी होगी, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी, समझ रहे हो ना? इमेजिन करो थोड़ा सा, यदि ये पहले ऐसा रखा था, अब ये घूम गया, इसको हमने ऐसा बना दिया कि ये इतना घूम गया। समझ में आया? ये पहले ऐसा था, ऐसी कॉइल थी, अब ये ऐसी घूम गई। तो हमने देखा पहले ये ऐसी थी, अब ये ऐसी घूम गई। कितनी घूमी है? अल्फा। कितनी घूमी? कितना मान लिया हमने कि ये अल्फा घूम गई। अब जल्दी से बताओ कि ये हमने डिस्टेंस क्या लिया था? ये L लिया था, और ये क्या लिया था? ये B लिया था। ये हमने क्या लिया था? L। तो क्या ये B ही है? क्या ये B ही है? और हमें डिस्टेंस कौन सी फाइंड करनी है? ये वाली। समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा कि हमें ये लंबवत दूरी, समझ रहे हो ना, पहले ये रखी थी ऐसी, अब घूम के आ गई ऐसी, तो हमें इनके और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या करनी है? फाइंड करनी है। मतलब हमें MN ये फाइंड करनी है। अब जल्दी बताओ, यदि ये B है, ये अल्फा है, तो ये दूरी कितनी होगी? ये होगी B sin अल्फा। कैसे होगा भाई? क्योंकि देखो साइन थीटा क्या होता है? साइन अल्फा क्या होता है? वही क्या? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। इसको हमने यदि x मान लिया, क्या मान लिया? x मान की तरफ लंबवत दूरी कितनी थी? x। तो लंब क्या हो गया? लंब हो गया x, और कर्ण क्या हो गया? b। यदि हम यहाँ से x फाइंड करें तो क्या आएगा? b sin अल्फा। आई बात समझ में? तो ये लंबवत दूरी कितनी आ गई? b sin अल्फा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी कितनी आई? b sin अल्फा। क्या हम इसको लिख सकते हैं I, यहाँ L इंटू बी साइन अल्फा। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, L इंटू बी मतलब लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ मतलब कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणित में चौड़ाई। ये क्या होता है? क्या ये एरिया होता है? क्या ये क्षेत्रफल होता है? यही तो है क्षेत्रफल का सूत्र। एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया एरिया IAB और यहाँ साइन अल्फा। अब हमने क्या किया था? हमने एक कुंडली ली थी। हमने कितनी कुंडली ली थी? एक कुंडली ली थी हमने। यदि हम n नंबर ऑफ टर्म लें, मतलब n कुंडलियां लें, कितनी कुंडलियां लें? n कुंडलियां लें, तो हम देखें n कुंडलियों के लिए, किसके लिए? n कुंडलियों के लिए। n कुंडलियों के लिए भाई साहब जो बलाघूर्ण टॉर्क टाउ आएगा, ये आ जाएगा NIAB sin अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया। इसको थोड़ा सा सुधार के हम कैसे लिख सकते हैं कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू बीना साइन अल्फा। कितना आ गया? बीना साइन अल्फा। हाँ, टॉर्क टाउ, टॉर्क मतलब बलाघूर्ण। तो यदि एक कुंडली, धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कुल कितना बल आघूर्ण लगता है, बीना साइन अल्फा। कितना लगता है, बीना साइन अल्फा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो आगे चल कुंडली धारा मापी हम देखेंगे वो हम इसी से प्रूव करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए अगला हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर या धारा मापी। तो धारा मापी क्या होता है, धारा मापी एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। हम इससे धारा का मान नहीं निकालते। धारा का मान हम किससे निकालते हैं, धारा का मान हम निकालेंगे एमीटर से। किससे निकालेंगे, एमीटर। तो धारा का मान कौन बतलाता है, एमीटर बतलाता है। धारा का मान कौन बतलाता है, एमीटर बतलाता है। लेकिन ये क्या बतलाता है, ये बतलाता है गैल्वेनोमीटर या धारा मापी कि इसमें से धारा प्रवाहित, जैसे टेस्टर होता है ना, टेस्टर देखा होगा ना आपने, स्किन पे लगाया और वो जल गया, तो वो उसमें हम धारा का पता कैसे लगाते हैं, उसमें हम धारा का पता इलेक्ट्रिकली लगाते हैं, डिवाइस से लगाते हैं कि थोड़ी से भी करंट जाएगा तो वहां पर एक बहुत ही कम वाट का क्या लगा होता है, उसमें बल्ब लगा होता है, जो थोड़ी सी भी यदि वहां से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, थोड़ा सा भी करंट जाएगा तो क्या होगा, वो जल जाएगा। कभी कभी आप देखोगे कि आप स्किन पर भी लगाओगे तो क्या होगा, स्किन पर लगाने पर भी उसमें से बल्ब जल जाता है। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि हमारे अंदर भी क्या है, करंट है। हम भी आवेश को क्या कर सकते हैं, हम भी आवेश को धारण कर सकते हैं, आवेश को अवशोषित कर सकते हैं। अभी तो ठंड के दिनों में हम बहुत ऐसा करते हैं, है ना। ठंड में तो यदि हम देखें तो अपन यदि आप देखो कि कभी रजाई वगैरह में सो रहे हो सुबह टाइम, कंबल खासकर यदि कंबल को निकालो तो क्या एक करंट टाइप का निकलता है, निकलता है। वो करंट कैसे उत्पन्न हुआ, वो आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, वो आवेश घर्षण से उत्पन्न हुआ। तो घर्षण से ही क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आप भी देख रहे हो ठंडों के समय में तो ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, करंट को डिटेक्ट करते हैं। ये पता लगाते हैं कि इस परिपथ में करंट है या नहीं, उसके मान का पता नहीं लगाते। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा चल कुंडली धारा मापी, एक ही इंपॉर्टेंट है और वो है चल कुंडली धारा मापी। कैसे काम करता है, कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो होगी अवतलाकार की, दो अवतल आकार की क्या लेंगे, चुंबक। दो अवतल आकार की क्या लेंगे, चुंबक। अवतल आकार की क्यों लेंगे, इसके पीछे की भी रीजन है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमने दो अवतल आकार की क्या ली, चुंबक, और उसके बीच में क्या कर दिया, उसके बीच में हमने क्या ले ली, ऐसी कुंडली ले ली बहुत सारी, n नंबर ऑफ टर्न्स की क्या ले ली हमने, कुंडली ले ली। यहाँ मान लो पॉजिटिव चार्ज और ये उसका 1 2 4 दो सिरे उसके निकाल दिए। अब हमने क्या किया कि इसके एक सिरे को स्प्रिंग से कनेक्ट किया और यहाँ पर हमने एक लगाया बॉक्स, और उस बॉक्स से हमने क्या किया, एक निडल को कनेक्ट कर दिया, एक निडल को कनेक्ट कर दिया, और ये क्या हो गई, ये हमारे मान हो गए 0, यहाँ 1, है ना। अब इस साइड से ऋणात्मक धनात्मक 0 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 और बहुत सारे यहाँ क्या हो गए, हमारे मान हो गए। क्या हो गए, ये मान। अब ये हम एसी में देखेंगे, यहाँ जाएगा तो कौन सा करंट होगा, यहाँ आएंगे तो करंट की दिशा बदलेगा। ये हम थोड़ा सा जो प्रत्ययवर्ती धारा है वहां हम देखेंगे। अभी तो हमारा जो काम है वो हम देख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, इसके बीच में हमें क्या लेना होगा, इसके बीच में जो है हमें एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लेना होगा, और इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, सॉफ्ट आयरन का। किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन। अब यहाँ हमें एक ऐसा सब्सटेंस लेना है, एक ऐसा पदार्थ लेना है, वो जो कैसा हो, कैसा पदार्थ हो जो पैरामैग्नेटिक हो। पैरामैग्नेट का मतलब क्या होता है कि यदि उसमें से करंट बहा दिया जाए तो वो चुंबकत्व उसमें आ जाए, वो मैग्नेटाइज हो जाए, और यदि उसमें से करंट पूरा निकल जाए तो वो पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाए। समझ में आया, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। अब कृत्रिम चुंबक हम कैसे बनाते हैं, एक कोई हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, आपने देखा होगा कि जो क्रेन होते हैं बड़े बड़े,
वो क्रेन क्या होते हैं, उन क्रेन में जो क्रेन लगा होता है उनमें एक बहुत बड़ा एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लगा होता है। जैसे ही उसमें से करंट प्रवाहित किया जाता है, जैसे ही उसमें करंट जाता है वो पूरा कैसा हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। अब जैसे ही उसको किसी कंटेनर पर रखा, अब वो तो चुंबक बन गया, उससे वो कंटेनर चिपक गया, उन्होंने उसे उठाया दूसरी जगह पर ले जाकर रखा और तुरंत क्या कर दिया, करंट का फ्लो बंद कर दिया। जैसे ही उससे करंट का फ्लो बंद करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें चुंबकत्व का जो गुण है वो चला जाएगा। समझ में आया? एक ऐसा सब्सटेंस लेना है। अब यहाँ ऐसा सब्सटेंस क्यों लेना है, यदि हमने क्या कर दिया, यहाँ एक ऐसा सब्सटेंस ले लिया जो खुद मैग्नेट है, जो हमेशा ही मैग्नेट रहे, तो ये पता चला कि ये खिंचा और ये सुई यहाँ तक, ये सुई हमेशा ही यहाँ रखी है। ऐसा हमें नहीं करना ना, जब हमारा करंट वापस जाए तो इस सुई को वापस आना चाहिए ना। तो हम यहाँ क्या लेंगे, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे जो कि है हमारा सॉफ्ट आयरन। कौन सा है, सॉफ्ट आयरन। अब होगा क्या यदि हम देखें तो जैसे ही क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ से विद्युत क्षेत्र जो है वो प्रवाहित होगा, यदि इनसे बाहर से होकर क्या जाएगा, करंट जाएगा। यदि इनसे होकर क्या जाएगा, करंट जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और ये क्या होगी, ये सिकुड़ जाएगी। यदि ये सिकुड़ जाएगी तो ये क्या होगा, ये स्प्रिंग खींचेगी। इस स्प्रिंग में क्या आएगा, इस स्प्रिंग में तनाव आएगा। यदि इस स्प्रिंग में तनाव आएगा तो यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स लगा दिया जाएगा कि यदि ये स्प्रिंग में तनाव आता है, ये खींचती है, तो ये यहाँ जाए। और यदि थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस से जो जैसे इसमें से मैग्नेट जो है, मैग्नेट जो करंट जाना बंद होगा, वैसे ये वापस से फैल जाएगी। ये वापस फैल जाएगी तो सुई वापस आ जाएगी। समझ में आया? जैसे ही इनमें से करंट गया, ये सिकुड़ गई, ये सिकुड़ गई तो निडल यहाँ आ गई। जैसे इसमें से करंट जाना बंद हुआ, ये फैल गई, वापस आ गई। अब हमें यदि यहाँ पर एक चीज प्रूफ करना है कि जो यदि इसमें से करंट जाएगा तो इसके एंगल थीटा में बदलाव होगा। इसके एंगल, ये देखो ना, यहाँ से जा रही है इसके एंगल। तो हम यदि ये प्रूफ कर दें कि इसमें से जो करंट जाएगा वह इसके एंगल थीटा के क्या होगा, समानुपाती होगा, तो हमारा ये सिद्धांत मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा जो ये गैल्वेनोमीटर है ये एकदम बढ़िया है, किस सिद्धांत पर वर्क करता है वो हम जरूर देखेंगे। समझ में आया? अब देखो, यदि हम देखें तो इस स्प्रिंग पर जो टॉर्क लग रहा है, इस स्प्रिंग पर जो टॉर्क लग रहा है वो इस कॉइल पर लगने वाले टॉर्क के भी बराबर है ना, ठीक है। तो जो स्प्रिंग पर टॉर्क लग रहा है, देखो जितना इस कॉइल पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट, जितना ये सिकुड़ेगी, ये घूमेगी, ये घूमेगी, ये घूमेगी, उतना ये घूमेगा, तो जितनी ये घूमेगी उतना ये घूमेगा। तो हम देखें कि यदि इस कुंडली पर जो बलाघूर्ण लग रहा है, जो कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण है, कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण है, बल आघूर्ण है, क्या वह है स्प्रिंग के बलाघूर्ण के बराबर होगा? क्या जितना कुंडली घूमेंगी उतनी ही स्प्रिंग घूमेंगी? बिल्कुल घूमेंगी। तो स्प्रिंग के आघूर्ण के बराबर होगा। स्प्रिंग के, अब स्प्रिंग का आघूर्ण, अब देखो कुंडली का आघूर्ण तो हमने अभी निकाला, क्या निकाला, बीना साइन अल्फा। क्या निकाला, बीना साइन अल्फा। अब देखो कि हमने इसको अवतल आकार क्यों लिया था, हमने इसको अवतल आकार इसीलिए लिया था ताकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी तो यहाँ जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी तो यहाँ जाएंगी। मतलब इस कुंडली के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वह कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, वह 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। और यदि वह 90 डिग्री का कोण बनाएंगी तो अल्फा या हम थीटा भी ले सकते हैं, 90 आया, और साइन 90 क्या हो गया, साइन 91 हो गया। तो ये बचा सिर्फ बीना, सिर्फ क्या बचा,
बी ना। और यदि हमने सिर्फ एक कॉइल ली है तो ये बचा बी। आइए ले रहने दो, हमने बहुत सारी कॉइल ली है, इसका एन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी से बताओ स्प्रिंग पर लगने वाला बड़ा गुण क्या होता है? स्प्रिंग पर लगने वाला बड़ा गुण टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? के थीटा। जल्दी से याद करो, क्या? के थीटा। ये पढ़ा 11वीं में, ये 11वीं में पढ़ा किसमें? घूर्णन गति। किसमें पढ़ा? घूर्णन गति, फिजिक्स चैप्टर आई थिंक 3। याद आया? याद आया? अरे आ गया होगा, नहीं आया तो खोल के देखो 11वीं किताब। तो इस पर लगने वाला टॉर्क क्या होता है? के थीटा। कितना होता है? के थीटा। कितना होता है? के थीटा। बिल्कुल, क्या हो गया? के थीटा। अब यदि यहां से हम देखें तो I बराबर क्या आ जाएगा? I बराबर आ जाएगा K अपॉन बी एन ए, K अपॉन बी एन ए इंटू में थीटा। क्या आ गया? I बराबर K अपॉन बी एन ए इंटू में थीटा। तो क्या जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है थीटा की। क्या जो I है वो डायरेक्टली समानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या समानुपाती किसके? थीटा के। मतलब कि क्या जितना थीटा, मतलब जितनी मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा उतना ही थीटा, मतलब एंगल से ये खिसकेगा। जितनी मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता जाऊंगा उतना थीटा बढ़ता जाएगा, ये उतना खिसकता जाएगा, मतलब उतना ज्यादा क्या हो रहा है? करंट बढ़ रहा है। और यही हमारा क्या है? यही हमारा चलित कुंडली, चलित या फिर किलकित, चलित या फिर किलकित कुंडली धारामापी, चलित या फिर किलकित कुंडली धारामापी। ठीक है ना? ये बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बलाघूर्ण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है ना? यदि यहां हम देखें तो ये पूरा कांस्टेंट आ गया, K अपॉन बी एन ए, ये सब क्या आ गया? नियतांक आ गया। और यह नियतांक क्या कहलाता है? इस नियतांक को हम जी बोलते हैं। जी मतलब गैल्वेनोमीटर नियतांक। क्या बोलते हैं? जी मतलब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर नियतांक। गैल्वेनोमीटर नियतांक कितना होता है? तो गैल्वेनोमीटर नियतांक होता है K अपॉन में बी एन ए। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको ये जो है चलित कुंडली धारामापी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं धारामापी या गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण। तो अमीटर क्या होता है? अमीटर में हमें क्या चाहिए? अमीटर में भाई साहब हमें प्रतिरोध कम से कम चाहिए। अब मान के चलो यहां से I धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। यदि यहां से I धारा प्रवाहित हो रही है, देखो अमीटर कुछ नहीं है। अमीटर क्या है? अमीटर एक प्रकार का गैल्वेनोमीटर ही है। यदि आप अमीटर को खोल के देखोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? गैल्वेनोमीटर। यदि आप अमीटर को खोलकर देखोगे तो हमने अभी देखा, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा था अपना कौन सा मीटर? अभी हमने देखा गैल्वेनोमीटर। क्या देखा हमने? गैल्वेनोमीटर। 1 2 3 4 5। अभी हमने गैल्वेनोमीटर देखा, वो घूम रहा था। यदि हम यहाँ क्या करते हैं? यदि हम इसको ऐसे व्यवस्थित कर दें कि ये जो एक घूम रही है ना, ये 1 एम्पियर पे एक घूम रही है, ये मान के चलो 10 एम्पियर पे एक घूमने लगी, ये उतना ही एंगल कितने पे बन जाए? 10 एम्पियर पे बन जाए। उसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो वो अमीटर बन जाएगा। ये घूम रहा है उतना 1 एम्पियर में, अमीटर उतना घूमे 10 एम्पियर में, 1 के बराबर में 10 रख दे, वही क्या बन गया? अमीटर। अमीटर इज नथिंग इज अ गैल्वेनोमीटर। अमीटर कुछ नहीं है, अमीटर गैल्वेनोमीटर ही है। अमीटर के अंदर क्या रखा होता है? अमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर ही रखा होता है। अब हमें देख रहा है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में रूपांतरित कैसे करें। तो उसके लिए मान के चलो इसमें ये क्या लगा है? ये एक गैल्वेनोमीटर लगा है। अब गैल्वेनोमीटर का कुछ प्रतिरोध भी होगा, जैसे हमने Rg मान लिया, और ये यहाँ से I धारा निकल गई, जो I धारा हमें चाहिए है। हम क्या करें कि देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है उसमें से यदि अब तुम ज्यादा धारा प्रवाहित कर दोगे तो क्या होगा? वो तो खराब हो जाएगा। उसका काम तो है बस धारा को डिटेक्ट करना। तो हम क्या कर देंगे कि भाई इसको जितनी धारा चाहिए, इसको जितनी धारा चाहिए, मान के चलो इसको Ig धारा चाहिए। कितनी धारा चाहिए? Ig। यदि इसको Ig धारा चाहिए तो बाकी की धारा हम कहां से बहाएं? बाकी की धारा हम यहां से बहाएं, जो कि हो गई I माइनस Ig।
बाकी धारा हम यहाँ से ले गए और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है शंट। क्या नाम होता है? शंट। तो शंट है क्या? शंट कुछ नहीं है, शंट है यदि किसी प्रतिरोध को हम एक किसी गैल्वेनोमीटर या किसी भी युक्ति के ऐसे क्रम में, ये कौन सा क्रम है? ये कौन सा क्रम है? जल्दी बताओ। समांतर क्रम है ना। तो एक ऐसा, यदि किसी प्रतिरोध को किसी युक्ति के समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। यदि किसी युक्ति को कैसे लगा दिया जाए? यदि किसी युक्ति को कैसे लगा दिया जाए? किसी युक्ति को लगा दिया जाए कहां पर? किसी गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो उसे हम शंट कहते हैं। और यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जल्दी से बताओ कि पहली बात तो हमें क्या बनाना है? हमें इस पूरे को हमें क्या बनाना है? हमें इस पूरे को बनाना है अमीटर। क्या बनाना है? अमीटर। और ये बात आप हमेशा याद रखें कि अमीटर एक अच्छा अमीटर जब होता है जब उसमें प्रतिरोध कम से कम हो। मतलब ये जो शंट है इसका प्रतिरोध हम बहुत कम लेंगे, लगभग कितना लेंगे? तो 10⁻³ ओम। कितना लेंगे? 10⁻³ ओम। बहुत कम, मतलब 0 लगभग 003 ओम। बहुत ही ज्यादा कम हम क्या लेंगे? इसका प्रतिरोध। तो एक बहुत कम प्रतिरोध का क्या लगाएंगे? हम यहाँ शंट लगाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? अब यदि हम क्या करें, यदि हम इसमें किरचॉफ का नियम लगाएं, यदि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? शंट। यदि हमें शंट का व्यंजक निकालना है, किरचॉफ का नियम लगाएं, हम यहाँ से क्लॉकवाइज जाए। कैसे? क्लॉकवाइज। यदि हम क्लॉकवाइज गए तो यहाँ देखो ये धारा है ना, ये धारा ऐसे बह रही है, तो यहाँ पर जो धारा बह रही है वह क्या है? I - IG। और इसके साथ प्रतिरोध कौन सा लगा है? इसके साथ प्रतिरोध लगा है शंट। अब हम जब घूम के आए, यहां हम आए तो इसका प्रतिरोध कितना है? Rg। लेकिन यहाँ जो IG धारा है वो कैसी रह रही है? वो तो विपरीत बह रही है। हम ऐसे जा रहे हैं और धारा ऐसी जा रही है। हम ऐसे जा रहे हैं, ये देखो, यदि हम क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की दिशा में जाएंगे तो हम ऐसे जाएंगे, यहाँ धारा विपरीत जा रही, तो ये धारा कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। दूसरा नियम याद है किरचॉफ का कि नहीं है? बिल्कुल होगा। और साथ में पोटेंशियल व्यवहार तो कुछ लगा ही नहीं है तो वो हो जाएगा 0। तो यहाँ से I - IG इंटू में S बराबर क्या आ जाएगा? ऋणात्मक है, पक्षांतर हो के धनात्मक आ गया। तो S बराबर क्या आ गया? S बराबर आ गया IG RG अपॉन में I - IG, जहां I - IG क्या है? इस शंट से होकर जाने वाली धारा। IG क्या है? जो धारा किससे होकर जा रही है? जो धारा गैल्वेनोमीटर से होकर जा रही है। और Rg क्या है? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। यही क्या है? ये शंट हो गया अपना। और ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा अमीटर। तो अमीटर क्या है? अमीटर कुछ नहीं है, यदि हम गैल्वेनोमीटर में एक बहुत कम प्रतिरोध का क्या लगा दें? शंट लगा दें, जो कि उसके समांतर, शंट मतलब जो उसके समांतर होगा, तो वो क्या बन जाता है? वो अमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? अमीटर। अब कुछ नहीं है इसके आगे, यदि हमें वोल्टमीटर बनाना है। वोल्टमीटर क्या होता है? जो विभवांतर मापता है। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर वह युक्ति है जिससे हम विभवांतर मापते हैं। यदि हमें अब क्या बनाना है? वोल्टमीटर। क्या बनाना है? वोल्टमीटर। बहुत ही सरल, कुछ है नहीं इसमें, तो व्यंजक इसमें तो थोड़ा बहुत था ही, उसमें तो है नहीं। तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण। गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण। अब आप बताओ, वोल्टमीटर के लिए हमें प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा चाहिए पड़ता है। वोल्टमीटर में हमें प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा चाहिए पड़ता है, तो कुछ नहीं करना, यहां हमें जो गैल्वेनोमीटर है इसकी कहां पर? इसकी श्रेणी क्रम में ही क्या लगा देना है? एक प्रतिरोध R लगा देना है। बात खत्म। हमने क्या कर दिया? हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया और उसकी श्रेणी क्रम में ही एक प्रतिरोध R लगा दिया, तो ये पूरा की पूरी जो मेरा उपकरण था ये क्या बन गया? वोल्टमीटर बन गया। अच्छा, वोल्टमीटर क्या है? जब हमने रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में लगाया है, इसका मतलब ये है कि वोल्टमीटर में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए पड़ता है? रेजिस्टेंस।
तो हम अभी अंतर देखेंगे। पहला अंतर तो यही समझ में आ गया कि अमीटर में प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए और एक अच्छे अमीटर के लिए प्रतिरोध कम से कम और एक अच्छे वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए। तो चलिए लास्ट टॉपिक पर हम इस चैप्टर के चलते हैं, जो कि होगा हमारा वोल्टमीटर और अमीटर में अंतर। और ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतर जो है वो अंदर की चीज है भैया, ये आपको पेपर में देखने मिल जाएगी। चलिए तो अब हम देखते हैं अमीटर और वोल्टमीटर में संबंध। तो सबसे पहले यहाँ हम पहले क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे अमीटर और यहाँ हम क्या लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे वोल्टमीटर। तो सबसे पहले काम तो जल्दी फटाफट बता दो, अमीटर होता क्या है, अमीटर का काम क्या होता है। तो क्या अमीटर जो है, अमीटर विद्युत धारा को मापता है। अमीटर क्या करता है, अमीटर विद्युत धारा को मापता है, अमीटर विद्युत धारा को मापता है। और वोल्टमीटर क्या करता है, यह विद्युत विभव को मापता है। यह किसे मापता है, यह विद्युत विभव को मापता है। जो विद्युत विभव को मापे, वोल्ट विभव की एसआई यूनिट क्या होती है, विभव की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, तो उसको मापने वाला वोल्टमीटर। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्यों नहीं आया होगा। तो यदि हम देखें दूसरा अंतर अभी हमने देखा कि जो अमीटर है एक अच्छे अमीटर के लिए, अच्छे अमीटर के लिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए, एक अच्छे अमीटर के लिए प्रतिरोध जो है वह कम से कम होना चाहिए। शून्य हो तो बहुत अच्छी बात है, कम देखकर शून्य तो भाई प्रतिरोध हो ही नहीं सकता। कितना भी अच्छा चालक हो जाए उसका प्रतिरोध शून्य हो ही नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे, कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। वहीं यदि अभी हम देखें कि हमने इसको कैसे लगाया था, श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि वोल्टमीटर में जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध एक अच्छे वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए, होने चाहिए भैया, होना ही चाहिए, तभी तो अच्छे से काम करेगा। अब यदि हम इसमें देखें तो इसको हम कैसे लगाते हैं, इसे हम समांतर क्रम में लगाते हैं। या इसमें जो प्रतिरोध है वो हम कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, इसमें जो हम प्रतिरोध है वो कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसमें प्रतिरोध कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है ना। और यदि एक आध कोई अंतर याद आ रहा हो तो वो और आप हमें बता सकते हो, ठीक है ना। ठीक, यदि एक और कोई, यदि जितने भी अंतर होंगे, ये तो 3 अंतर हो गए, और भी इसके बहुत सारे जो है वो अंतर हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब यदि हम देखें तो और आपको जितने इसके अंतर मिले वो आप सर्च करें और लिखें। ये तो हमने साधारण से आपको 3 अंतर बता दिए, 2 अंतर और आपको सर्च करना है और कल आपको कमेंट करके बताना है। हम कमेंट देखेंगे, आपको जितने ज्यादा इसके अंतर मिल सके उतने अंतर आप लिखो। ये बहुत बेसिक से हमने क्या बताया आपको, अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। और अंतर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अंतर बड़े जरूरी है, अंतर को याद जरूर करना है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आज का जो सेशन है वो पूरा समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कवर कर रहे हैं उनसे बाहर आपका पेपर जा ही नहीं सकता, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे विकल्प देख लो, सही जोड़ियां कुछ भी देख लेना, सारे एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही हमें पेपर में मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला पेपर में। तो आपका एक ही काम है, अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ बोला जा रहा है वो लिखते जाओ, एक एक बात नोट करते जाओ, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी आप सफलता को प्राप्त कर जाओगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। बस हमें कंटिन्यूटी रखनी होगी, रोज हमारे साथ जुड़ना होगा,
ठीक है ना। और हमारे लिए क्या देना आपको, हमारे लिए एक ही चीज है कि एक लाइक कर दो, एक भैया जो समस्या आ रही कमेंट कर दो, और जितने दोस्त हों भाई 1-1.5 महीने का समय है, थोड़ा सा उनको शेयर कर दो, उनको भी बताओ यहाँ फिजिक्स की रैपिड फायर क्लास चल रही है, खटाखट चल रहा है रिवीजन, और रिवीजन भी ऐसा चल रहा है जैसे हम पहली बार ही पढ़ रहे हो उसको, ठीक है ना। तो बिल्कुल दिमाग में हम आपके बैठा देंगे एक एक चीज, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत